नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। शुरुआत बड़ी खबरों से। पहली खबर जेल में एल्विश यादव के जाने से जुड़ी हुई है। आज एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। कल बीजेपी की तीसरी जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर कल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई है। विधानसभा की 4 खाली सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया गया है। आखिरी खबर कांग्रेस के कंफ्यूजन से जुड़ी हुई है। अमेठी रायबरेली पर क्या गांधी परिवार से रण में कोई उतरेगा, यह बड़ा सवाल है। सस्पेंस पर से शायद कल पर्दा उठ सकता है। हर खबर पर आज विस्तार से चर्चा होगी। तो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। एटा से बड़ी खबर आ रही है। सड़क पर चलते चलते कैंटर में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में सामान से भरा कैंटर आग का गोला बन गया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। बिजली की लाइन से टच होकर भी आग लगने की आशंका जताई जा रही है। प्लास्टिक की कुर्सी से टैंकर लदा हुआ था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिश की। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहा था कुर्सी से भरा हुआ कैंटर। अलीगंज थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की यह घटना है। मालिक जी की है, बिट्टू सिंह। कहाँ के हैं? गाजियाबाद। तो आप क्या इस पे चालक हैं? हाँ, चालक है। क्या लगा था इसमें? कुर्सी साहब। क्या आग कैसे लग गई? ये आग साहब अब पता नहीं, अपने आप लगी है। अब मैं तो, मेरे को पता नहीं था, लोगों ने बताया। जब पीछे उन्होंने देखा, मालूम तब इसमें धुआं निकला। जब मैंने देखा तो मैं वहाँ से भीड़ में से गाड़ी यहाँ पैक करके लाया। कहाँ ले जा रहे थे माल? इलाहाबाद के लिए। गाजियाबाद से इलाहाबाद। तो कहा इसमें ब्लास्ट वगैरह भी हो रहे थे क्या? नहीं, ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं। अभी ये ब्लास्ट वगैरह हो रहे, टायर फट रहे और सिलेंडर फटने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर एसीजेएम कोर्ट से यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नोएडा पुलिस ने सूरजपुर एसीजेएम कोर्ट में एल्विश यादव को पेश किया था। रेप पार्टी केस में एल्विश का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने एल्विश को कोर्ट में पेश किया। एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया है। तो अभी हम आपको 3 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दिखाएंगे और ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से पुलिस ने एल्विश यादव को पहले गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, पूछताछ की, 14 दिन की जेल और फिर अब जेल में एल्विश यादव पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी खबर है कि अगले 2 दिनों में बीजेपी उत्तर प्रदेश में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कल दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी कल दिल्ली में रहेंगे। ऐसी चर्चा है कि बड़े पैमाने पर सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और उनकी जगह नए चेहरे को मौका मिलेगा। बता दें कि बीजेपी ने अब तक अपने 276 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट कल या परसों में आ सकती है। यूपी की बची सीटों को लेकर यह बड़ी खबर है। 2 दिन में ऐलान हो सकता है। होल्ड सीटों का 2 दिन में ऐलान हो सकता है। कल दिल्ली में बीजेपी की बैठक है और सबकी निगाहें इसी ओर है कि उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बची सीटों पर 2 दिन में ऐलान हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्ट आ चुकी है। इससे पहले पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। अभी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है।
चुनाव के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने विधानसभा की 4 खाली सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लखनऊ पूर्वी, ददरौल, गैसरी और दुद्दी लिए नामों का पैनल तैयार कर मंथन हुआ है, जिसके बाद नामों का पैनल तैयार किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व को हर सीट पर 4-4 लोगों के नाम भेजे गए हैं। सूत्रों की माने तो लखनऊ पूर्वी से अमित टंडन बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। दुद्दी से श्रवण गौड़ को टिकट मिल सकता है। गैसरी से पूर्व विधायक शैलेश सिंह शैलू बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं, जबकि ददरौल से अरविंद सिंह बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। इधर शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा सीट पर 13 मई को उपचुनाव होगा। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर 20 मई को उपचुनाव होगा। बलरामपुर की गैसरी विधानसभा सीट पर 25 मई को उपचुनाव होगा। सोनभद्र की दुद्दी विधानसभा सीट पर 1 जून को उपचुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के 17 नामों पर यहां पर फैसला होगा और यह रायबरेली और अमेठी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर कल फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार के तीनों सदस्य आपस में बात कर अंतिम फैसला लेंगे। कल शाम को सीईसी की बैठक हो सकती है। बैठक में उत्तर प्रदेश के 17 नामों पर कल फैसला होगा। सूत्रों का दावा है कि अभी तक रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ भी तय नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस और स्थानीय इकाई चाहती है कि राहुल या प्रियंका ही वहां से चुनाव लड़े। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक हो सकती है, जिसमें मैनिफेस्टो पास किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पहले ही कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतरने बाद स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है। इस बीच यह भी खबर है कि समाजवादी पार्टी को सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। बिजनौर, मेरठ और सुल्तानपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा गर्म है। बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पर बाहर से लाए गए चेहरों की जगह स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे पार्टियों और उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही पार्टी और उम्मीदवारों को भी आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर, महोबा, कुशीनगर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों से बैनर और पोस्टरों को हटाया गया है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बीएसपी भी लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने को तैयार है। बीएसपी 2007 के फॉर्मूले से 2024 की राजनीतिक जंग जीतना चाहती है। बीएसपी ने मेरठ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। मेरठ में आज बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर शंखनाद कर दिया। यहां पर एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरठ लोकसभा सीट के प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। मेरठ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। हमारे मेरठ मंडल के मंडल प्रभारी लगन से और अपने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद आज वो चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर भगवान कामदगिरी के परिक्रमा की और अपने पार्टी की जीत की कामना की। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार रहेगी और पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में सीटें आएंगी। मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा
जिस गांव में किसी न किसी योजना से लाभान्वित न हुआ हो, चाहे किसी को घर मिला होगा, यदि 2 बिस्वा ज़मीन भी है, घर भी मिला है, उसको प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा भी मिला है, गैस चूल्हा भी मिला है, मुफ्त में राशन भी मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और हमारा ध्येय, हमारी सरकार का ध्येय भारत विकसित कैसे हो, उस दिशा पर काम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमें बीजेपी से मुकाबला करना होगा। ममता यादव, सुनीता यादव, डॉक्टर हर्ष यादव, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और हम सभी जानते हैं भाजपा जो शाम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी, मैनपुरी में भी तो करेगी ही और पूरे प्रदेश में भी करेगी। लेकिन अब जो इनके तरीके हैं वो हम सब लोग जान गए हैं, किस तरह वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। तो हम सभी को बहुत चालाकी से ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये अब संविधान को बचाने का भी चुनाव है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सभी दलों ने चुनाव मजबूती से लड़ने पर मंथन शुरू कर दिया है। कन्नौज में बीजेपी से वर्तमान सांसद और चौथी बार प्रत्याशी बनाए गए सुब्रत पाठक ने आज बूथ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव में जुटने का मंत्र दिया। सांसद ने लोकसभा कार्यालय में सदर विधानसभा क्षेत्र के बूथ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी ने बूथ पदाधिकारियों में आगामी चुनाव को लेकर जोश भरा। सांसद ने कहा है कि 2019 का चुनाव 2014 के चुनाव का बदला था। जिस तरह से आपके जोश और बीजेपी के प्रति लगन ने वो चुनाव जिताया था, उसी तरह मोदी को एक बार फिर पीएम बनाने के लिए जी जान से जुटना होगा। इस लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की होती है तो निश्चित रूप से हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की होती है, बूथ अध्यक्ष की होती है, बूथ प्रभारी की होती है और हमारे उस बूथ पर रहने समस्त कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की होती है। हम लोग निरंतर संगठन को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्नाव में आज बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की शुरुआत हुई। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बूथ सम्मेलन की शुरुआत की। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बूथ सम्मेलनों की कमान संभाली है। बूथ अध्यक्षों को सरकार और पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का मंत्र दिया जा रहा है। प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को 370 नए वोट जोड़ने का मंत्र दिया गया है। 2024 में पार्टी की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक एक शब्द हम सब लोग। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में गोरखपुर क्षेत्र के 13 लोकसभा के चुनाव संचालन समिति के लोकसभा मीडिया संयोजक शामिल हुए। गोरखपुर क्षेत्र के 10 जिलों के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी और सह मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। इस चुनावी कार्यशाला के तहत कार्यशाला में लोकसभा चुनाव से संबंधित चर्चा की गई। मीडिया प्रभारियों को अब की बार 400 पार के लिए मंत्र दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक बार फिर मोदी सरकार के संकल्प के साथ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है उसी के अनुरूप अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मीडिया विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की सूचना जारी होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकारी सड़क भवनों पर लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को 72 घंटे के अंदर हटाने के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रशासन की टीम पूरी तैयारी करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि आज नगर पालिका, नगर पंचायत, शहर तीनों तहसीलों में लगे तमाम प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर को हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही दीवार पर बनी
पेंटिंग को भी हटाया जा रहा है। इसमें 72 घंटे में सभी प्रकार के जितने भी राजनीतिक चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापन हैं, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट जितने भी हैं, इन सभी को रिमूव किया जाना है, हटाया जाना है। इसमें पहले 24 घंटे में सरकारी बिल्डिंगों से, सरकारी सड़कों से पूरी तरह से इनको सभी राजनीतिक दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के विज्ञापन चुनाव प्रचार के लिए वो सभी हटाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से हजारों की संख्या में राम भक्तों के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। सभी राम भक्त 153 बसों से अयोध्या पहुंचे। दर्शन के बाद महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि अयोध्या आने के बाद भारत के सांस्कृतिक जागरण का अनुभव होता है। आज हमारे संसदीय क्षेत्र का बहुत बड़ा जत्था भगवान राम के दर्शन के लिए आया हुआ है। उसी के निमित्त मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ और आज पूरा भारत और विश्व के सभी सनातन धर्मी राममय हैं। कन्नौज में एक महिला का शव घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिला है। मृतका के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। मामला ठटिया थाना क्षेत्र के पलटे पुरवा गांव का है। कन्नौज में देर रात एक युवक ने 6 साल की बच्ची को अगवा कर लिया, मगर बच्ची ने हिम्मत दिखाई, शातिर के चंगुल से बच निकली। घर आकर बच्ची ने परिवार वालों को अपनी आप बीती बताई है। इसके बाद परिवार ने आरोपी को पकड़ लिया। जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। आसिफ नाम का एक व्यक्ति है, ये जो वहीं का रहने वाला है। 2 बच्चियां ग्राउंड पे खेल रही थी तो ये व्यक्ति शराब के नशे में आया, उनसे गाली गलौज करने लगा और गाली गलौज करते समय किसी ने उनके परिजनों को सूचना दे दी। तत्काल परिजन भी आ गए, ये उनसे भी गाली गलौज करने लगा, उनसे हाथापाई कर दी और इस सूचना पे तत्काल मौके पे पहुंची, व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। अब परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर हाथरस से है। पुलिस ने 26 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से इन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। खबर आगरा से, जहां पर बंद मकान में बुजुर्ग का शव मिला है। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला गया। घटना शाहगंज क्षेत्र के साकेत कॉलोनी चौराहे के पास की है। घर से आ रही बदबू की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। जब दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया तो दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वीडियोग्राफी करवा के दरवाजा तोड़वाया जाता है तो एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी अंदर मिलती है। जब पता किया जाता है तो पता चलता है आर्मी माथुर जी हैं, जो 6-7 दिन से घर से बाहर नहीं निकले या घर में अकेले रहते हैं। 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं। इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है और भी जो तथ्य सामने आएंगे इनके घर वालों के बारे में जानकारी की जा रही है। जो भी होगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। खबर बागपत से आ रही है। यहां पर बड़ी खबर, बागपत में गन्ने से भरा ट्रक पलटने से 2 कार ट्रक के गन्ने के नीचे दब गई। कार सवार 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लोडर और ग्रामीणों की मदद से गन्ना हटाया जा रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है।
रायबरेली में तेज रफ्तार दो कारों में आमने सामने टक्कर हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बचरावा कोतवाली क्षेत्र के चरुआ बाईपास की घटना है। हादसे के बाद एक गाड़ी के नुकसान हुआ है, दूसरी गाड़ी को हुए नुकसान की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई है। सोनभद्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया। पिपरी थाना क्षेत्र के तुर्रा चौराहे के पास ब्रेक फेल होने के बाद पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद कोयला लदी ट्रेलर के केबिन में भीषण आग लग गई। वहीं समय रहते ड्राइवर ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके से ड्राइवर भाग गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसर की मानवता का वीडियो सामने आया। एसडीएम शिखा शुक्ला ने सीढ़ियों पर बैठकर दिव्यांग की फरियाद सुनी। नल खराब होने की शिकायत लेकर दिव्यांग पहुंचा हुआ था। सीढ़ियों पर बैठकर दिव्यांग की फरियाद सुनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महमूदाबाद तहसील का ये पूरा मामला है। कुछ एप्लीकेशन दिखवाइए किसी से, आपने आपकी बात उनको ठीक से समझ में नहीं आ रही है। कहां देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही गोरखपुर प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे पार्टियों और उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर को होर्डिंग से हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही पार्टी और उम्मीदवारों को भी आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो बूथ्स हैं सभी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। कार्मिकों का किसी प्रकार का इशू नहीं है। ऐप्स है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से लागू हो गया है। अगर किसी तरह का वायलेशन होता है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से या 1950 पे कॉल करके लोग अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं और 100 मिनट्स में उसको रिड्रेसल किया जाएगा। जो FST SST टीम्स है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और जो MCC है वो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए हम लोग सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के डिफेसमेंट्स और होर्डिंग्स हटाएंगे। जो नेक्स्ट 24 आवर्स यानी कि पहला 48 आवर्स है उसमें पब्लिक प्लेसेस से हटाया जाएगा। रंग पार होली को अब एक हफ्ते का समय बचा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते इस बार होली के त्योहार पर सियासी रंग भी चढ़ता नजर आ रहा है। पूरे देश के साथ ही होली के त्योहार को लेकर प्रयागराज के बाजारों में भी रौनक दिखाई दे रही है। संगम नगरी में होली के बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी धूम मची हुई है। होली पर सजे बाजारों में पीएम मोदी के मुखौटे और मोदी पिचकारी की धूम है। बाजार में मोदी मास्क के साथ ही मोदी पिचकारी की भी खूब डिमांड है। वहीं मार्केट में मोदी पिचकारी और मोदी मास्क के सामने बाजार में दूसरी पार्टी के नेताओं के मुखौटे और मास्क की बिक्री बहुत कम है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मोदी के मुखौटे और मोदी की पिचकारी की डिमांड है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये पिचकारी है और काफी अच्छा ये बिक रही है। मतलब मुखौटे भी खूब बिक रहे हैं और ये पिचकारी भी खूब बिक रही है। बाकी जो है सब सामान बिक रहे हैं लेकिन ये ज्यादा बिक रहा है। चुनावी माहौल शुरू हो गया है। जी, चुनावी माहौल शुरू हो गया है और ये डिमांडेड है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।